आज सभी विद्यार्थियों को मारवाड़ स्कूल की तरफ से चलाई जाने वाली केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये गाइडेंस दिया जाता है कि जब ऑनलाइन क्लास में आप बैठें तब आपके पास नोटबुक और पेन, पेंसिल, रबड़, जो भी आवश्यक सहायक सामग्री होती है उस सबको लेके बैठें, ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस चीज़ का आप रफ में अपने आप नोट्स तैयार करें। और जब आपको उस चैप्टर से संबंधित पीडीएफ भेजेंगे तब आप फेयर में उससे मिलान वापस कर लें, ताकि आपको उसमें डबल स्टडी करने को मिलेगा और साथ ही साथ चीज़ याद भी हो जाएगी। तो ये सभी आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। और कोई समस्या यदि आती है आपको समझने में तो उसको अपने ग्रुप के अंदर सेंड करें और संबंधित टीचर से उसका आंसर भी आप प्राप्त कर लें। ये मेरी तरफ से आपको आवश्यक गाइडलाइन दी जा रही है। इस गाइडलाइन को फॉलो करें और ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है उसका पता नहीं अपन को कि ये समय अपने साथ कितने टाइम तक भागदौड़ करवाएगा, ऑनलाइन क्लास कितनी चलेगी, रेगुलर क्लास में आप कब एंटर होंगे, इस चीज़ का अभी तक कोई अपने पास गाइडलाइन नहीं है। जब आपको गाइडलाइन मिलेगी तब आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगी। तो ऑनलाइन क्लास में आप ये फॉर्मेलिटी नहीं समझे और इसको अच्छी तरह से उपयोग लें, अच्छे से अच्छे इसमें इंटरेस्ट लें आप, और यही आपके आगे डबल रिवीजन में काम आ जाएगा। जब आप यहाँ पर सीख जाएंगे और जब आपको ऑफलाइन क्लास में वापस पढ़ाया जाएगा इस चीज़ को टाइम के अकॉर्डिंग, तो यदि मान लो फास्ट भी पढ़ा रहे हैं तो भी आपने ऑनलाइन में स्लो जो पढ़ रहे हो, अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स अभी आप पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ का आपको वहाँ जाकर फ़ायदा मिलेगा। इसी संबंध में जो मैंने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, उस चैप्टर से उसी चैप्टर में अपन आगे चल रहे हैं और अपन नेक्स्ट टॉपिक अभिक्रिया वेग एवं रस समीकरण मिति में संबंध की चर्चा आज कर रहे हैं। अभिक्रिया वेग एवं रस समीकरण मिति में संबंध। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ये चैप्टर नंबर 4 से संबंधित है। किससे संबंधित है? चैप्टर नंबर 4। क्या नाम इसका? कल आपको शुरू किया था, रासायनिक बल गतिकी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते केमिकल काइनेटिक्स। इसकी परिभाषा में कल आपको बताया था। इसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उससे संबंधित क्रिया विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अभी मैं एक समीकरण आपको ले रहा हूँ, एक सामान्य समीकरण। तो माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, या ना सिंपल केमिकल इक्वेशन अपन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सिंपल केमिकल इक्वेशन, जैसे A+B। सिंपल केमिकल इक्वेशन मैंने क्या लिया? A+B = C+D। या A और B जो है वो अभिकारक का काम कर रहे हैं, C और D जो है वो उत्पाद बन रहे हैं। अब इसका अपन अभिक्रिया वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका अभिक्रिया वेग। तो इसका अभिक्रिया वेग क्या होगा? कल ही आपको बताया मैंने कि अभिक्रिया वेग जब निकालते हैं तो जो अभिकारक होती है उनका वेग धीरे धीरे कम होता है, इसके लिए माइनस लेते हैं, और जो उत्पाद बनते हैं उनका वेग धीरे धीरे बढ़ता है, इसके लिए उनको प्लस लेते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग अभिकारक A के लिए बात करूँगा तो आएगा -d/dt ऑफ A। B के लिए बात करूँगा तो -d/dt ऑफ B। C के लिए बात करूँगा, ये अभिकारक क्या है?
ए और बी है, इसके लिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब मैं उत्पाद के लिए बात करूँगा तो मैं यहाँ प्लस लगूंगा, तो डी अपॉन डी टी ऑफ सी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ डी, या ना अभिकारक के लिए मैंने माइनस साइन यूज़ किया और उत्पाद के लिए मैंने प्लस साइन यूज किया। इसी प्रकार मान लो मैं एक दूसरी अभिक्रिया ले रहा हूँ, इसी प्रकार एक दूसरी अभिक्रिया ली मैंने 2a इक्वल टू बी प्लस सी। कौन सी अभिक्रिया ली? 2a इक्वल टू बी प्लस सी। अब इसका अभिक्रिया वेग मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा? इसका अभिक्रिया वेग। तो इसका अभिक्रिया वेग क्या आ जाएगा? अभिक्रिया वेग बराबर -1/2 डी अपॉन डी टी ऑफ ए। यानी एक मैंने यहाँ रस समीकरण शब्द यूज किया था ना, तो रस समीकरण क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद जो भी होते हैं उसके सामने जो न्यूमेरिकल अंक लिखे जाते हैं, वो जो उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसी को अपन रस समीकरण मिति बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 1 था, इसके लिए आपको पता नहीं लगा। यहाँ जैसे 2 आया तो अपना पता लग गया कि यहाँ पर अभिकारक कितने ले रहे हैं? 2। कौन से ले रहे हैं? ए प्रकार के। जब इसका अभिक्रिया वेग निकालूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, 1/2 बन गया इसका, और अभिकारक है इसके लिए क्या बन गया है? माइनस का। और उत्पाद के लिए अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ बी, इसके लिए प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ सी। आ रही बात समझ में? ये एक सिंपल इक्वेशन ली पहले अपन ने, फिर एक ऐसी रस समीकरण मिति इक्वेशन ले ली अपन ने। अब मैं मान लो एक दूसरी इक्वेशन और ले रहा हूँ, इसी प्रकार एक केमिकल इक्वेशन ले रहा हूँ, 5Br माइनस प्लस BrO3 प्लस 6H प्लस। 5Br माइनस प्लस BrO3 के ऊपर भी माइनस प्लस 6H प्लस इक्वल टू 3Br2 प्लस 3H2O। अब इसमें रस समीकरण मितियांक क्या है? इसमें 5 या 1 या 6 या 3 और या 3। अब ये केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड है, कैसे देखेंगे अपन कि यहाँ Br कितने? 5 और इधर क्या है? 1। 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर भी देखो 3 × 2 6। फिर अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ पर कितने? 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन भी वहाँ पर 6 है। या ना ये केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये अंक जो होता है रस समीकरण मितीय अंक कहलाते हैं। अब इसका अपन अभिक्रिया वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका अभिक्रिया वेग। तो इसका अभिक्रिया वेग क्या है? अभिक्रिया वेग आ जाएगा -1/5 डी अपॉन डी टी Br माइनस। अभिकारक इसके लिए माइनस लगा दिया। अब BrO3 के लिए लिखा है अपन माइनस डी अपॉन डी टी BrO3 माइनस डी अपॉन डी टी H प्लस। ये अभिकारकों के लिए। और उत्पाद के लिए निकालेंगे, वो नीचे लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू प्लस 1/3 डी अपॉन डी टी Br2 प्लस डी अपॉन डी टी 1/3 पहले आ जाएगा, डी अपॉन डी टी और H2O। तो यहाँ पर अपन अभिक्रिया वेग और रस समीकरण मिति में संबंध, यानी अभिक्रिया वेग निकाल रहे हैं और रस समीकरण मिति क्या हो गई, यानी इनके साथ जो आगे अंक लिखे हुए हैं, इन दोनों में क्या संबंध है, इस चीज़ को यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में रफ में नोट करते हैं साथ साथ में, और अपने सेल्फ नोट्स भी बनाएं। PDF आपको हेल्प के लिए भेज दिए जाएंगे बाद में। लेकिन लिखते टाइम, पढ़ते टाइम, क्लास जब अटेंड कर रहे हैं आप, तब इस चीज़ को ध्यान दें अच्छी तरह। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप अपने टॉपिक को ग्रुप में डाल दें क्वेश्चन बना करके, और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार
आगे मैं टॉपिक चेंज कर रहे हैं अपन। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, अब ले रहे हैं प्रारंभिक वेग क्या होता है। अब किस चीज़ को देखेंगे, अपन किसी भी बात के माना अभिक्रिया वेग निकाल रहे हैं तो उस अभिक्रिया की शुरुआत में उसका वेग कितना है, क्योंकि अपन ने कहा भाई धीरे धीरे घटता है, कभी कहा अपन धीरे धीरे बढ़ता है, तो बहुत अभिक्रिया जब चालू होती है तब की बात है, लेकिन अभी शुरू में स्टार्ट करेंगे तब उसका अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग क्या होगा इस चीज़ को निकालेंगे, यानी प्रारंभिक वेग बोले या आरंभिक वेग बोले, इनिशियल स्टार्ट जो प्रारंभिक कह दूँ या आरंभिक वेग कह दूँ, तो उसका प्रारंभिक और आरंभिक वेग कैसे निकालेंगे इस चीज़ को ध्यान दे रहे अपन। प्रारंभिक यानी कोई भी काम अपन स्टार्ट करते हैं तब समय क्या होता है, जीरो, यानी समय को कितना लेते हैं, जीरो। तो अपन यहाँ पर कहेंगे t बराबर जीरो समय पर, क्या कहेंगे यहाँ पर, t बराबर जीरो, यानी टाइम शुरुआत का जीरो मान के चल रहे हैं। t बराबर जीरो समय पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो ये तो गई आपके प्रारंभिक वेग की परिभाषा, यानी प्रारंभिक वेग में समय को अपन को क्या मानना है, शून्य। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अभिक्रिया वेग एवं वेग स्थिरांक में संबंध। अभी अपन ने अभिक्रिया वेग और रस समीकरण मिति में संबंध देखा था, अब देख रहे हैं अपन अभिक्रिया वेग एवं वेग स्थिरांक में संबंध, ये अपन निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये संबंध क्या है इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं अपन यहाँ पर। अभिक्रिया वेग एवं वेग स्थिरांक में संबंध, तो अपन ने द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे। इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम किसने दिया था, गुल्डबर्ग और वागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसमें देखेंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार किसकी बात करेंगे यहाँ पर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ये आपने बात की थी पहले। तो यहाँ किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उसमें अभिकारकों की उत्पादों की सांद्रता की बात की थी, तो यहाँ पर मैं अभिकारकों की सांद्रता की बात कर रहा हूँ। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की, उसके अभिकारकों की सांद्रता के, उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, उसके अभिकारकों की सांद्रता के। तो अपन एक अभिक्रिया मानते हैं, माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया, माना कि एक
रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। कौन सी? ए से ए अभिकारक लिया और क्या बन रहा है? बी। तो ए को अपन क्या बोलेंगे? अभिकारक, और बी को क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो इस नियम के अनुसार, यानी इसमें क्या बताया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग को अपन dx/dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dx/dt। यह समानुपाती का निशान आ जाएगा। और किसके? उसके अभिकारक। तो अभिकारक कौन सा हो गया? ए। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे dx/dt समानुपाती ए, या समानुपाती का निशान लगाएंगे तो dx/dt इक्वल टू के ए आ जाएगा। समानुपाती का निशान हटा करके अपन क्या लगा दिया यहाँ पर? के क्या है यहाँ पर? एक समानुपाती स्थिरांक है। अपन लिखेंगे यहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। किसकी मान आ जाएगा यहाँ पर? के का। अब अपन आगे वेग नियतांक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या ले रहे हैं अपन? वेग नियतांक को परिभाषित कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं अपन, जो dx/dt लिखा अपन ने। ये तो क्या है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक, जिसको अपन वेग नियतांक भी बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको अपन अच्छी तरह परिभाषित कैसे करते हैं वो आप यहाँ ध्यान दे दें। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा? वेग नियतांक। तो वेग नियतांक में आप क्या क्या नोट करेंगे? वेग नियतांक को परिभाषित करने के लिए जो के हमारा समानुपाती स्थिरांक माना ना, वो किसको हटाने के लिए था? समानुपाती के निशान को हटाने के लिए। तो वेग नियतांक को परिभाषित करने के लिए एक अन्य सामान्य रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। तो अभी तक अपन ने शुरू में जैसे एक सामान्य अभिक्रिया लिए a+b=c+d, लेकिन रस समीकरण मिति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उसके आगे कोई ना कोई अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर सामान्य अभिक्रिया में जैसे मान लो ए अभिकारक अपन ने लिया यहाँ पर, तो इसके आगे ए लगा दिया छोटा वाला, ये अंक को बता रहा है। ऐसे मान लो मैंने बी लिया तो इसके आगे एक छोटा बी लगा दिया, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान। अब मैंने मान लो सी लिया यहाँ पर, तो उसके आगे भी एक ये लगा दिया छोटा सी, और डी के आगे भी एक छोटा डी लगा दिया। ये एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब मैं इसका वेग स्थिरांक निकालूंगा, यानी dx/dt निकालूंगा। तो क्या आएगा? तो dx/dt निकालने के लिए अतः dx/dt इसका कितना जाएगा? अतः dx/dt बराबर बराबर लगा दिया ना, या ना अपन बराबर नहीं लगाते, समानुपाती करते हैं। तो क्या करते हैं? पहले परिभाषित किसको करते हैं? ए की सांद्रता को, फिर बी की सांद्रता को, फिर सी की सांद्रता को, फिर डी की सांद्रता को। लेकिन यहाँ पर अपन डायरेक्ट ये लगा रहे हैं, इसका मतलब k इंटू ए की पावर ए, ये लगा दिया अपन ने। किसके लिए? अभिकारक ए के लिए। और अभिकारक बी के लिए अपन बात करेंगे, या पहले मान लो समानुपाती से आपको समझाना चाह रहे हैं, बाद में इसको चलो। dx/dt समानुपाती किसको हो गया? ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? अभिकारक के लिए बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार मान लो ये दूसरा आ जाता, कोई सी भी ले लेते हैं।
अभिक्रिया में, तो जैसे ये सी और डी इधर लिखे तो यहाँ पर सी की पावर सी और डी की पावर डी बन जाएगी, उधर अपन ने वो लिख दिया, तो अपन ना यहाँ 2 ही ले रहे हैं। तो अब मैं समानुपाती या समानुपाती का निशान है ना, इसको हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए बी की पावर बी। अब मेरे को के का मान निकालना। के यहाँ पर क्या है, एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग जिसको अपन वेग नियतांक भी कह देंगे। कैसे निकालेंगे, के का मान कब निकलेगा, जब अपन ए और बी की सांद्रता को 1 लेंगे। क्या लेंगे अपन, 1 लेंगे। यदि ए की पावर ए बराबर बी की पावर बी बराबर 1 हो तो, या ना ये वेग नियतांक निकालने के लिए इनकी सांद्रता को अपन 1 मोल मान लेते, 1 इकाई मान लेते, कुछ भी मान लेंगे। अतः डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या गया, के, यानी ये वेग नियतांक को परिभाषा आ गई एक टाइप से। किसकी आ गई, वेग नियतांक की परिभाषा। यहाँ के एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, यहाँ पीछे अपन ने कहा था कि एक समानुपाती स्थिरांक है, यहाँ पर क्या कह दिया, के एक विशिष्ट अभिक्रिया, क्योंकि अपन ने अभिक्रिया ली ना, एक विशिष्ट अभिक्रिया में आ जाएगी। यहाँ के एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग है जिसे वेग नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग नियतांक कहते हैं। तो ये वेग नियतांक क्या होगा, एक्चुअली डी एक्स अपॉन डी टी कह दो या के कह दो। तो अब वेग नियतांक की परिभाषा अपन निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, वेग नियतांक की परिभाषा। तो वो क्या हुई, तो वेग नियतांक परिभाषा कैसे हुई, जब अपन ने अभिकारकों की सांद्रता को 1 इकाई लिया। कितनी ली, 1 इकाई। तब अपन ने के की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी अभिक्रिया वेग जो प्राप्त हो रहा है उसी को अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वेग नियतांक। तो अपना अगला टॉपिक होगा यानी वेग नियतांक की परिभाषा निकालने के लिए अपन ने इतना काम किया अभी। तो यहाँ आप नोट भी करते रहे साथ साथ में और समझते भी रहे। तो वेग नियतांक की परिभाषा क्या आ जाएगी यहाँ पर, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या था, उसी को अपन ने वेग नियतांक का। तो यहाँ पर परिभाषा क्या आएगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह वेग जब, यानी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के कब आया था, जब अपन ने अभिकारकों की सांद्रता को 1 इकाई लिया। कितना लिया, जब अभिकारकों की सांद्रता 1 इकाई हो। कितनी हो, 1 इकाई हो, तब यानी अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इक्वल टू 1 लिया था, तब आया था यहाँ 1 इकाई हो। तो उस अभिक्रिया वेग को, तो उस अभिक्रिया वेग यानी डी एक्स अपॉन डी टी, उस अभिक्रिया वेग को अपन क्या बोलते हैं, वेग नियतांक। उस अभिक्रिया वेग को वेग नियतांक, यानी जिसको अपन के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, के। और अभिक्रिया वेग में यहाँ पर अपन उसको क्या लिख रहे थे, डी एक्स अपॉन डी टी वेग नियतांक कहा जाता है। यानी वेग नियतांक निकालने के लिए अपने पास कंडीशन क्या हो गई, अभिकारकों की सांद्रता 1 इकाई।
क्या कंडीशन हो गई, अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो गई, 1 इकाई। अब अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग कोटि, क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे कोटि की बात और अणुसंख्यकता की बात पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ अलग अलग अभिक्रियाओं की कोटि का वेग नियतांक भी अलग अलग होता है। तो अपन ने क्या कहा अभी, अलग अलग अभिक्रियाओं की कोटि का वेग नियतांक भी अलग अलग होता है। तो अपन इन कोटि के वेग नियतांक निकालेंगे, तो इसके लिए मैं सामान्य सूत्र काम में ले रहा हूँ। वेग नियतांक का क्या सिंबल था, के, तो के इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड, के इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं मैंने कहा अलग अलग कोटि अपने पास आपके कोर्स में 4 है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, यानी इनके वेग नियतांक आपको पूछे जाते हैं। और आगे आप मान लो कंपटीशन में कोई भी वेग नियतांक किसी भी कोटि का पूछ ले, मान लो 20वीं कोटि का वेग नियतांक क्या है, अपना ये सूत्र लगा दो, उस कोटि का वेग नियतांक निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ 0 से 3 कोटि की बात करूँगा, शून्य कोटि का मतलब n का मान मैं 0 लेकर शुरू करूँगा, प्रथम कोटि का मतलब n का मान मैं 1 लेकर शुरू करूँगा, द्वितीय कोटि के लिए मैं n का मान 2 लूँगा और तृतीय कोटि के लिए मैं n का मान 3 लूँगा। अब मैं शून्य कोटि के लिए बात कर रहा हूँ, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर 0 हो तो k का मान कितना जाएगा, यहाँ पर k बराबर मोल अपॉन लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये है। तो यहाँ n का मान मैं 0 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, 0, अतः ये सूत्र लगाया मैंने अभी। अब मैं इसमें सूत्र में वैल्यू रख रहा हूँ, तो मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 0 1 बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब इसको सीधा एक लाइन में लिखना चाहेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए आया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब अपन मान लो इसी प्रकार प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर प्रथम कोटि। तो मैं शून्य की जगह यहाँ पर प्रथम कोटि लिख देता हूँ, शून्य की जगह क्या लिखूँगा, प्रथम कोटि, और n की जगह जो 0 लिया था अपन ने वहाँ पर अपन 1 लिख देंगे, n बराबर क्या हो गया, 1। तो इस सूत्र में n की जगह आपको 1 लिखना है, तो यहाँ पर जहाँ 0 लिखा था शून्य कोटि में वहाँ पर अपन लिखेंगे 1। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। और किसी भी संख्या को ऊपर 0 जब लिखा जाता है उसका मान 1 मानते हैं। जैसे 1 की पावर 0, चाहे 10 की पावर 0, चाहे 20 की पावर 0, चाहे 100 की पावर, किसी के ऊपर यदि 0 आ गया उसका अपन अंक 1 मानते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा इसका, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी k का वैल्यू आ गया सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए है, प्रथम कोटि के। यानी डायरेक्टली आपको आधा नंबर का जब बोर्ड क्वेश्चन पूछता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक को बताओ, तो आप सीधा आंसर क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स। लेकिन सीधा आंसर आपको रटना पड़ता है। यदि आप नहीं रटो, एक ही सूत्र को रट लो, तो आप किसी भी अभिक्रिया के लिए उसका वेग नियतांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो था एक 12th के कोर्स के हिसाब से शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। लेकिन IIT मेडिकल के एग्जाम देते हैं तब आपको पूछ ले 20वीं कोटि की अभिक्रिया क्या है, यानी अपन यहाँ पर n बराबर 20 ले लेंगे और उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। 50वीं कोटि पूछ ले, 100वीं कोटि पूछ ले, कोई भी कोटि पूछ ले, ये सूत्र सबके लिए काम
आने वाला है। तो आपको खाली एक सूत्र याद रखना है, बाकी कोई रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार मैं आगे चल रहा हूँ द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया में n का मान कितना हो जाएगा? 2। क्या होगा n का मान? 2। वो सूत्र कहाँ में लेना? यहाँ पर अपन लिख दो 1 - 2। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके? 1 - 2 कितना होता है? माइनस का 1। सेकेंड इन्वर्स में तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसमें आएगा, देखो क्या आएगा, मॉल के ऊपर इन्वर्स है तो मॉल इन्वर्स, और लीटर पहले से नीचे है तो लीटर के ऊपर इन्वर्स ऑटोमेटिकली हो गया, यानी लीटर -1 और ये -1 इंटू के +1 बन जाएगा। मॉल इन्वर्स लीटर और सेकेंड इन्वर्स, ये इसका के का वैल्यू हो जाएगा। यानी ऊपर वाले के ऊपर तो माइनस था ही और नीचे वाला ऑलरेडी माइनस में होता है। जैसे 1/x इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? x की पावर -1, और -1 को ऊपर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? x की पावर +1। इसी हिसाब से लीटर के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस का 1। आगे बात, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक हो गया। इसी प्रकार अपन तृतीय कोटि की बात करेंगे। यहाँ पर द्वितीय को हटा कर मैं क्या कर रहा हूँ? तृतीय कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर कितना ले लेंगे? 2 की जगह 3 ले लो। कितना ले लो? 3 ले लो। तो यहाँ पर 2 की जगह मैं 3 लेता हूँ। फिर इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। क्या जाएगा? माइनस का 2। तो अब आपको आंसर निकालना आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखें, आप रफ कॉपी में निकाल के देखें और मेरे को टैली करें बाद में। पहले आप अपने आप निकालें। तो आपका आंसर आया होगा मॉल -2, चेक करो आप, लीटर 2 सेकेंड इन्वर्स, और इसको टैली करके देखो आप, ये आ रहा आपका आंसर। यदि ये आंसर आपको आ गया, इसका मतलब आपने अभिक्रिया वेग का वेग नियतांक निकालना सीख लिया। अब अपन नेक्स्ट में अभिक्रिया कोटि और अणुसंख्यकता की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब अभी आप इस पे थोड़ा डिस्कस करें कैसे निकाला जाता है। और ये क्वेश्चन जो है अभिक्रिया का वेग नियतांक की जो मैंने बात की है, ये बोर्ड का फिक्स क्वेश्चन है। चाहे कोई भी अभिक्रिया की कोटि के लिए आपको क्वेश्चन पूछे, आधा नंबर का ये पक्का आपके आता ही है, क्योंकि अपन ने केमिस्ट्री में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। आपको पहले ही बताया गया, शुरुआत में जब मैंने पहली क्लास ली थी उस क्लास में भी आपको पूरा पैटर्न बताया था, और ये बताया था कि ऐसे टाइप, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। और ऐसे टाइप मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने कहा 4 नंबर का कोई अपना ऐसे पूरा नहीं लिखना होता है, उसमें भी छोटे छोटे 1 नंबर, आधा नंबर, ऐसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक मिला करके आपको पूरा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बना के दिया जाता है। उसके सब टॉपिक होते हैं। तो ऐसे सब टॉपिकों में छोटी चीज़, जैसे मान लो आधा नंबर का ये पूछ लिया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या है, तो आप सीधा लिखेंगे इसका सेकेंड इन्वर्स होता है। यदि आपको ये सूत्र याद है तो द्वितीय कोटि के लिए पूछ लिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तृतीय कोटि के लिए पूछ लिया तो आप सीधा निकाल सकते हैं। जैसे मान लो तृतीय कोटि के लिए पूछा तो ये आया आपको, तो ये कैसे निकलेगा? जब आपको ये वाला सूत्र याद होगा तब आप कोई भी कोटि की अभिक्रिया का वेग आप आराम से निकाल सकते हैं। ये अपना टॉपिक था। इस टॉपिक को ये एंड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो ये पिछली क्लास का आपको रिवीजन पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में पीछे से आगे वाली हर चीज़ आपस में रिलेट होती है, उनका संबंध होता है। अब मैं अभिक्रिया कोटि, अणुसंख्यकता, आगे प्रथम कोटि, शून्य कोटि की सब की बात करूंगा, तो ये चीज़ें वहाँ पर मैं डायरेक्ट काम में लूँगा। तो आप वहाँ पर ये सोचो ये आया कहाँ से। तो इसके लिए जो मैंने आज आपको बताया है उस चीज़ को रफली अपनी नोटबुक में नोट कर लें और रीमेमोराइज करें। अगली क्लास में बैठने से पहले इसको वापस देख लें तो आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। आप अपना आंसर अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह दे सकते हैं। धन्यवाद।